ओम इंटरनेशनल के प्रबंधन प्रिंसिपल मैम, सम्मानित शिक्षकों, प्यारे बच्चों और जनता सरकार मोर्चा के और आसपास के गांव से आए अभिभावकों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। नमस्ते जी। गुड आफ्टरनून का जवाब तो इतनी जोर से देते हो, नमस्ते लेते नहीं हो, ऐसे कैसे? नमस्ते जी। ये बात, ये बनी नहीं बात कुछ। आप सब लोगों को कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जब कोई बात करता है या जब भी कोई मोटिवेशन देता है तो एक बात बताता होगा हमेशा कि जीवन में आप क्या करना चाहते हो ये तय कर लो कि हमें जीवन का, हमारे जीवन का ये मकसद है, और फिर अब मेहनत करनी शुरू करो। और तब तक नहीं रुकना जब तक आप उस लक्ष्य की प्राप्ति को नहीं कर लेते या उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते या जब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा बताते हैं? बताते हैं। किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको यह भी बताया कि अगर उस लक्ष्य तक ना पहुंचो तो क्या करना है? या यह बताया कि जब वो लक्ष्य प्राप्त हो गया उसके बाद क्या करना है? उसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा? तो मैं थोड़ा इससे उलट बात करूंगा आपसे। जो अभी तक किसी ने आपको बताया है ना, मैं इससे उलट बात करूंगा। मैं वो क्यों करूंगा, उसका कारण है। पिछले 24 सालों से मैं इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे रोज नई बात पता चल रही है। शुरू शुरू में जब मैं माँ बाप को यह समझाता था कि आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए इतना प्रेशराइज मत कीजिए, आपका बच्चा पढ़ने के लिए नहीं बना है, तो माँ बाप बोलते थे कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या करें, इसको नौकरी तो पढ़ने से ही मिलनी है, इसको जो भी काम मिलना है इसको पढ़ने से ही मिलना है, इसका अगला एडमिशन भी पढ़ने से ही होना है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो उलट हो गया, बच्चा पढ़ने के लिए बना नहीं, माँ बाप ने इसको पढ़ाना है, सभी टीचर्स ने पढ़ाना है। तो इस पढ़ने से हमको हासिल क्या होगा? जो आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे मैं अपने बेटे को बोलता हूं, मैं अपने बच्चे को बोलता हूं और उसको आपने नहीं मानना है क्योंकि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मेरे पास है। मैं उसे बोलता हूं स्कूल में जा रहा है, पढ़ना नहीं है। मैं उसको स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजता, मैं उसे स्कूल में भेजता हूं कि तुम देखो अपने आसपास किस तरह के बच्चे हैं, फिर ढूंढो उनमें से अपने पसंद के, अपने जैसी सोच के, और फिर उनसे दोस्ती करो और फिर उनके बीच रहो और ढूंढते जाओ कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है। वो मुझे बोलता है मैं जीवन में करियर क्या चूज करूं। अभी 12वीं कर ली है मेरे बेटे ने, तो फर्स्ट ईयर में है, तो वो बचपन से पूछता आ रहा है मुझे क्या करना है। मैंने कहा तुम्हें ये ढूंढना है कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हारा यही काम है, बस तुम्हें वो ढूंढना है। तो तुम्हें आर्ट क्लास भी भेजना है, तुमने म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन करनी है, तुमने डांस क्लास भी ज्वाइन करनी है, तुमने स्विमिंग भी ज्वाइन करनी है, खेल भी ज्वाइन करने हैं, खेल भी 3-4 ज्वाइन करने हैं, तुमको बोलना भी है, तुमको सुनना भी है, तुमको पढ़ना भी है, तुमको खाना बनाना भी ट्राई करके देखना है। इन सारे कामों में से ऐसा कौन सा काम है जिसको करने के बाद तुम समय और भूख को भूल जाते हो? जैसे कई माँ बाप मुझसे बात करते हैं, जी सुबह निकला था, शाम तक घर ही नहीं आया, छुट्टी वाले दिन सारा दिन ही खेलता रहा दोस्तों के साथ। मतलब इसका मतलब यह हुआ पूरा दिन उसको यह भी नहीं पता चला कि पूरा दिन बीत गया और उसे भूख भी नहीं लगी, है ना? तभी तो ऐसा हो सकता है। इसका मतलब उसे कोई एक काम तो मिला जिसमें वो समय और भूख भूल जाता है।
यदि मेरा समाज और आपके मां बाप और ये टीचर्स और ये स्कूल और ये पूरी सिस्टम यदि इतना सुनिश्चित कर दे कि मेरे बच्चे को, मतलब आप सब मेरे बच्चे हो, यानी मेरे बच्चों को जो भी अच्छा लगता है उससे उसका जीवन कैसे चलेगा, बस इतना सुनिश्चित कर दें, तो फिर आपको मजबूरी में किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना सुनिश्चित कर दें कि तुम कुछ भी करो, तुम्हारी रोटी का इंतजाम हो गया है, तुम्हें कोई किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा समाज तुम्हारे लिए खड़ा है। दुर्भाग्य से बच्चों क्या हुआ, मां बाप ने अपने बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबने अपने बच्चे के लिए स्कूल ढूंढना है, सबने अपने बच्चे के लिए ट्यूशन ढूंढनी है, सबने अपने बच्चे की कोचिंग का इंतजाम करना है, सबने अपने बच्चे की नौकरी का इंतजाम करना है। उस चक्कर में दूसरे के बच्चे के साथ क्या बीत रही है उनको कोई मतलब नहीं है, और यही हम सब की बर्बादी का कारण बन रहा है और भविष्य में बनने वाला है। क्योंकि बच्चे सबके साझले होते हैं, एक बच्चे का फायदा अगर होगा तो यह पक्का है कि दूसरे बच्चे का नुकसान होगा, यह तय है। अब यह बात समझ में आ रही है पेरेंट्स को। मैं जब टीचर से बात करता हूं, क्योंकि मैं पूरे सिस्टम से बात लड़ने की बात कहता हूं, बहुत मुश्किल होता है पूरे सिस्टम से लड़ना, इसलिए मैं क्या कहता हूं कि जिसके बस का जितना है उतना कर लो। अभी जितना है मैं लड़ पा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, वो मैं बोल रहा हूं। आप नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, पर कम से कम बात को समझकर उसके ऊपर विचार तो जरूर करिए और सोचिए कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। आप में अपनी अपनी क्लास का टॉपर कौन है? हाथ खड़ा करो। अपनी अपनी क्लास में फर्स्ट कौन आया था पिछले पेपर में? जो फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं, पहले नंबर पर जो बच्चे आए थे, फर्स्ट रैंक जिनका था, इन लाइनों में नहीं है फर्स्ट आने वाले बच्चे? अपनी अपनी क्लास के टॉपर्स ये बच्चे हैं। ये तो एक क्लास में एक ही बच्चा आया। अब सोचना, जब ये बच्चे घर गए होंगे और इन्होंने कहा होगा मम्मी मैं फर्स्ट आई। आपकी कौन सी क्लास है? 9th। अब 9th में कितने सेक्शन है? यहां कितने सेक्शन है जी? एक ही सेक्शन है। कोई है ऐसा सेक्शन जिसमें 2 या 3 हो? 6th में है, मान लो 3। हम ये कह दें कि भाई 6th क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आया, घर जाते ही मम्मी ने पूछा या बच्चे ने बताया कि मम्मी मैं फर्स्ट आया, तो मम्मी का पहला सवाल होगा तीनों सेक्शनों में कौन फर्स्ट आया? पूछते हैं ना। दूसरे बाकी के सेक्शंस में कौन फर्स्ट आया? और फिर ये पूछते हैं कि तुम तीनों सेक्शंस में फर्स्ट क्यों नहीं आए? और जो पहले नंबर पर आया है वो तो एक है, और पूरी क्लास में जितने भी बाकी बच गए उन सब के घर वाले उनको ये कह रहे हैं कि तुमको फर्स्ट आना है अगली बार। तो अगर अगली बार किसी और बच्चे को फर्स्ट आना है तो जो अब की बार फर्स्ट है उसे नीचे जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? यानी कि पहले नंबर पर कितने बच्चे रह सकते हैं? 1। दूसरे नंबर पर कितने बच्चे रह सकते हैं? तीसरे पे कितने? यानी क्लास में जितने बच्चे हैं, एक बच्चा पहले नंबर पर आएगा, पक्का रैंक होगा उसका, एक दूसरे पे आएगा, एक तीसरे पे आएगा और एक लास्ट नंबर पर भी आएगा। मेरी लड़ाई उस लास्ट नंबर पर आने वाले बच्चे की है। मैं ये कह रहा हूं इस पूरे समाज को और इस स्कूल को, इस सिस्टम को, कि वो आखिरी बच्चा भी तो इंसान का बच्चा है, उसके पास भी तो कुछ ना कुछ होगा। परमात्मा ने उसे भी तो कोई विद्या दी होगी, उसे भी, उसके दिमाग में भी तो कुछ खास चीज डाली होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पढ़ने में कमजोर है तो वो हर चीज में कमजोर होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जब गाड़ी में इतना सारा सामान लगाते हो तो सारा का सारा सामान लोहे का नहीं लगाते हो, उसमें बहुत सारा सामान कांच का भी होता है, उसमें बहुत सारा सामान प्लास्टिक का भी होता है, हार्ड प्लास्टिक भी होती है और
सॉफ्ट प्लास्टिक भी होती है, कपड़ा भी होता है सीट के ऊपर, फोम भी होती है उसके अंदर, और टायर के अंदर एक छोटी सी वाल भी होती है। अगर आपके टायर में वो छोटी सी वाल निकाल दे, क्या पता 10-20 पैसे की या 1 रुपए की आती होगी, हवा ही निकल जाएगी, गाड़ी चल ही नहीं सकती चाहे जितनी मर्जी महंगी हो। नहीं समझे? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो संसार रूपी गाड़ी है, इसमें हमको शीशा भी चाहिए, कांच भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, एल्यूमिनियम भी चाहिए, सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, हवा भी चाहिए, धूप भी चाहिए, हमको खाना भी चाहिए, पानी पीना भी है हमको, हमारे को सब चीजों की जरूरत है और उन सबको बनाने वाले लोग चाहिए। और परमात्मा ने इतना गजब का सिस्टम बनाया हुआ है कि इस पूरी की पूरी एरिया के अंदर जिस तरह से चलाने के लिए जैसे दिमाग चाहिए, उस एरिया में वैसे दिमाग पैदा करके भेजता है। तो ड्यूटी स्कूल की बने या सिस्टम की बने या मां बाप की बने, यह एक अलग विषय है, लेकिन इन बच्चों से बड़ी पीढ़ी की यह ड्यूटी बनती है, उनका यह दायित्व बनता है कि वो ये पता करें कि मेरी क्लास में बैठे हुए जितने बच्चे हैं उनमें कौन कांच है, कौन लोहा है, कौन सोना है, और उसका उसके हिसाब से समाज के लिए इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से उनको तैयार करें। क्यों? सहमत हैं? आप सबके पास कोई ना कोई टैलेंट दे रखा है कुदरत ने, आप सबको अद्भुत बनाया है। वो अद्भुत क्या है आपके अंदर, ये पता करना और उसको निकालना, इसके लिए समाज को तैयार करना हम जनता सरकार मोर्चा के लोगों का उद्देश्य है कि हम गांव में पढ़ने वाले, शहर में पढ़ने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले और या फिर ना पढ़ने वाले हर बच्चे के टैलेंट को बता सकें कि भाई इस बच्चे के पास ये टैलेंट है। और कुदरत ने क्या इंतजाम किया हुआ है, 15% जो बच्चा है, 10 से 15, ज्यादा करोगे 20, इतना बच्चा पढ़ाई करने के लिए बना है, इतना ही बच्चा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी का जो 85% है वो किस लिए बना है कि इन 15% ने पढ़ के आखिर तक पढ़ के रिसर्च कर करके जो निकाला और किताबें छाप दी और बता दिया कि ये रिसर्च है हमारी, उस रिसर्च को मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए बाकी का 85% चाहिए। जैसे स्कूल में आप देखोगे सारे के सारे प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, प्रिंसिपल एक ही होंगे, एक उनका कोऑर्डिनेटर होंगे, फिर टीचर्स होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ज्यादा टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, सीखने वाला एक आदमी ने सीख लिया, उसने अपना सीखा हुआ बाकी लोगों को बताना है। इसी तरह से किसी फैक्ट्री में जाओगे, सब मैनेजर्स नहीं होते हैं, वहां भी मैनेजर्स एक होंगे, उसके नीचे कई मैनेजर्स होंगे, छोटे वाले मैनेजर्स, और वो मैनेजर्स के फिर साथ में काम करने वाले और लोग होंगे। तो जिसको जितनी समझ है, तो वो कुदरत ने बड़ा इंतजाम किया है। इसीलिए जब आप जाते हो, प्राइमरी स्कूलों में ज्यादा संख्या मिलेगी, फिर हाई स्कूल में कम मिलेगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में और कम हो जाएगी, कॉलेज में जाते जाते ये और कम हो जाएगी। और आपको पता चले इस सिस्टम का हमसे पहले वालों को मालूम था, इसीलिए अगर हर साल 25 लाख बच्चा 12वीं करता है एक बोर्ड से, तो उस बोर्ड के बच्चे को पढ़ने वाले मात्र 4 लाख बच्चों के लिए ही उस हायर सेकेंडरी के बाद जो कॉलेज में पढ़ते हैं ग्रेजुएशन की सीट्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीए, एलएलबी, जितने कोर्स ग्रेजुएशन 12वीं के बाद के हैं, टोटल कॉलेजेस में सीट ही 4 लाख से 6 लाख है। उस 24 लाख का परसेंटेज निकाल के देखोगे, वही 15-16% बचता है। उन 15-16 वाले में से आगे जाने वाली जो मास्टर्स की क्लास जाएंगी, मास्टर्स में एमएससी करने के लिए, एमए करने के लिए और सीट कम हो जाएंगी, वो भी प्रतिशत उतना ही बनेगा। फिर एमए करने के बाद जो पीएचडी के लिए सीट्स होती हैं, वो भी उतना ही प्रतिशत बनेगा। उससे अगले स्टेप पे जाते जाओगे तो वो कम होता जाएगा। ये बात हमको समझ में आनी जरूरी है। तो हमारा क्या दायित्व बनता है? मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद 8-10 साल अपनी ज़िंदगी के लगाने के बाद 2009 में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया था
कि मैं 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे का टैलेंट एग्जैक्ट बता सकता था, कि ये बता सकता हूँ मतलब कि इस बच्चे को परमात्मा ने ये दिमाग दिया है और ये बच्चा ये काम करने के लिए बना है। यदि उसके स्कूल टाइम में हम माँ बाप और शिक्षक मिल करके अपने स्कूल के आसपास या वहाँ पर अपने समाज में ये व्यवस्था कर सकें कि अपनी ज़िंदगी का, अपने पूरे दिन का मात्र 2 घंटे का समय बच्चा अपने स्किल को दे दे जो परमात्मा ने दी है, बाकी 22 घंटे वही करे जो करता जा रहा है, तो वो बच्चा जीवन में कभी भी ना डिप्रेशन में जाएगा, ना अपराध करेगा, ना कभी उसके रिश्ते खराब होंगे, ना कभी वो भूखा मरेगा, ना कभी वो बेरोजगार रहेगा। इसकी गारंटी है। मात्र 2 घंटे अपने स्किल को देना है डेली, कुछ नहीं करना, और बाकी जो कर रहा है वो करते जाना है। मुश्किल है कि आसान है? 2 घंटे आसान है ना, और वो तो हम स्कूल में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये बात तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक विद्यालय के मैनेजमेंट, विद्यालय के शिक्षक, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप, उनको ये बात समझ में नहीं आ जाती। यदि आप पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे, पढ़ के रट्टे मारते रहोगे और रट्टे मार मार के वो सर्टिफिकेट और डिग्रियां इकट्ठे करते रहोगे, मैं पढ़ा हूं, मैं स्कूल में भी पढ़ा हूं, मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूं, मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूं, मैंने रिसर्च भी करी है, मैंने देखा है, मैंने नौकरी भी करी है। मैं हरियाणा सरकार में टीचर था, सरकारी नौकरी थी, मैंने छोड़ दी। 2009 में रिसर्च कंप्लीट होने के बाद 2012 तक 3 साल मुझे ये बात पता लगी अपनी रिसर्च के दौरान कि मैं नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। तो जिस दिन मुझे अंदर से महसूस हो गया कि मैं नौकरी के लिए नहीं बना हूं, मैंने नौकरी ही छोड़ दी कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। तो मैं किस काम के लिए बना हूं? मुझे ढूंढना है, तो फिर मैं वो ढूंढूंगा, और जब मुझे मिल गया या जब मुझे मिल जाएगा तो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं वो कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं। और यदि मैं वो कर रहा हूं तो मैं अपने 24 के 24 घंटे, उन 24 घंटों में आने वाला हर मिनट, हर सेकंड में अपनी जिंदगी का आनंदित जी सकता हूं। इसलिए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। जब कोरोना के दौर में मैं लोगों को समझा रहा था कि अरे मूर्खो, इस लॉकडाउन को तोड़ लो, अपने बच्चों के लिए स्कूल खोल लो, ये लॉकडाउन किसी फ्रॉड थ्योरी के ऊपर आधारित है, तो लोग मुझे पागल कहते थे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि सारा मीडिया, सारे अखबार, सारे चैनल, सारे नेता सब एक दिशा में बोल रहे थे। और मैंने कहा नहीं, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले ही एक भी आदमी मेरा साथ ना दे, भले ही कोई भी आदमी मेरा साथ ना दे, लेकिन मैं अपने सच पर खड़ा हूं, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि ये सारा का सारा इस देश की अगली जनरेशन के साथ फ्रॉड चल रहा है। उसी लॉकडाउन और उस बीमारी की आड़ में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर आप बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया इन लोगों ने। ये मोबाइल आपकी बर्बादी का एक रास्ता बनने वाला है आने वाले समय में। आपको मालूम ही नहीं है, ये आपको खा रहा है अंदर ही अंदर। मालूम है क्या आपको? मालूम है? नहीं मालूम है? ये मैं बताता हूं। ये 2 बच्चे बैठे हैं ऐसे जैसे जिम मारने वाले हैं, पहलवान से टाइप के, है ना? दोनों बच्चे आगे आ जाओ। मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये ताकतवर बच्चे जो अब मतलब ऐसा लगता है कि जिम मारते जिम जाते हो ना, आओ, ये पहलवान हैं और आपके सामने मैं लाइव बताऊंगा। और ये लाइव आपने अपने घर जाकर के अपने माँ बाप और अपने बच्चे और अपने पूरे गांव को बताना है, और सभी बच्चों को बताना है कि ये मोबाइल कितनी खतरनाक और कितनी गहरी साजिश है। ये देखो, मैं अपने पास में अपने साथ हमेशा ऐसा बैग टांग के रखता हूं। मैं मोबाइल कभी भी हाथ में नहीं लेता हूं, टच नहीं करता हूं, मैं इसको हमेशा गले में टांग के रखता हूं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये समझना है। आओ भाई, कहां गया दूसरे वाला? आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा, अपना चेक करना। वो फोन देना मुझे, देखना। दूसरे वाला दो, दूसरे वाला, मेरे वाला। अच्छा लगा हुआ है तो और दे दो, ठीक है। आप ये फोन देखिए, ये एक फोन है,
इसको अभी मैं फिलहाल यहां रख देता हूं। इस बंदे के हाथ में कितना दम है मैं चेक करना चाहता हूं। आओ भाई आगे आओ, हाथ ऐसे करो, आगे आगे आ जाओ, ऐसे कर लो। मैं इसके हाथ को दबाऊंगा और इसने दबने नहीं देना, क्योंकि ये जिम मारने वाला लड़का पहलवान है, दबने नहीं देना भाई हाथ, ठीक है। पर जोर लगा पूरा, जितना जोर लगा सकता है। मेरे से सच्ची में नहीं दब रहा। अब मैं इसका देखता हूं, ये भी जिम मारने वाला बच्चा है, इसका भी नहीं दब रहा। अब मैं दोनों को एक एक फोन दे देता हूं, दूसरा भी दे दो, चलो निकाल दे कवर इसका। अभी कवर निकाल के इसलिए दे रहा हूं, अब इसको पॉकेट में डाल लो, बस खाली पॉकेट में डालना है। कुछ नहीं किया ना मैंने, कोई मंत्र नहीं मारा, कोई जादू टोना नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब ये मोबाइल जैसे ही इसके शरीर के साथ टच में आया, इसने इसके शरीर को चूसना शुरू कर दिया। और कोई सी भी पॉकेट में डाल लो, कोई सी पॉकेट में डाल लो। अब इनके शरीर को इस मोबाइल ने चूसना स्टार्ट कर दिया। अब ये जोर नहीं लगा पाएंगे। करो हाथ आगे वैसे ही। अब मैं दोबारा से दबाऊंगा और ये इनसे जोर नहीं लगेगा, कंफर्म है, ये लगा ही नहीं सकते। लग रहा जोर? हाँ नहीं लगा सर। दोबारा करो, दोबारा ट्राई मारो, पूरा जोर रोक ले, पूरा जितना जोर लगा सकता है जैसे था। ये रोक ही नहीं सकता। और छोड़ो, हाथ छोड़ो, मैं 2 उंगलियों से करो। जब मेरे से पूरे हाथ से नहीं हो रहा था, 2 उंगलियों से रोक ही नहीं, रोक नहीं पा रहा ना, तुम करके देखो। 2 उंगलियां सिर्फ ट्राई करता हूं, ठीक है। ये रोक ही नहीं सकता। अरे यार हाथ में जान नहीं है। चल 2 छोड़ो, 1 उंगली से ट्राई करते हैं, ठीक है। 1 उंगली से ट्राई करके देखते हैं। लग रहा जोर? नो सर। है? नो सर। अब निकाल दो। अब मोबाइल को निकाल के रख दिया है साइड में। अभी फिर करो, कहीं ऐसा लगे कि पहली बार सारा जोर लग गया था, दूसरी बार जाता नहीं लगा। करो हाथ, अब फिर रोको हाथ को, और फिर रोक के देखो, रोक सकता हूं क्या? लग रहा है? लग रहा है। अब लगना स्टार्ट हो गया। तो करके देख, कदम सोचा, जोर लगा पूरा है, इब तो लग गया। पता लग गया? हाँ लग गया सर। अब सोचो, जो बच्चा इस पॉकेट में फोन को रखता है, उसका स्पर्म काउंट 0 हो रहा है, वो अगली संतान पैदा नहीं कर पाएगा, नपुंसक और बांझ होने की दिशा में है। और जो बच्चा अपने फोन हाथ में रखता है 24 घंटे, उसका क्या हाल होगा? जाओ। अब ये बात अगर मुझे पता है, तो क्या ये सरकार को या इन मोबाइल कंपनी बनाने वालों को नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? उनको मालूम है। और अगर उनको मालूम है, तो वो ऐसी व्यवस्था क्यों लेकर आ रहे हैं कि हर आदमी के हाथ में मोबाइल होना चाहिए? क्योंकि बेटा, ये जो मोबाइल है ना, इसकी रेडिएशंस इतनी खतरनाक हैं कि जो बच्चा, जो आदमी कान पे यहां लगा के रखता है, उसके दिमाग को माइक्रोवेव की तरह भूनते रहते हैं, अंदर के सेल्स को डैमेज करता रहता है। वो आदमी कभी अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, जो मोबाइल का इस्तेमाल होता है। जो फोन पे लगातार, फोन पर अगर आपने पूरे दिन में 5 या 10 मिनट से ज्यादा अगर फोन पर बात कर ली, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब मोबाइल आपकी रेडिएशंस को, मोबाइल आपके दिमाग को रेडिएशंस में घूमता रहेगा। आपके आसपास ये रेडिएशंस आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो चारों तरफ, ये जितने भी लोग मोबाइल लेकर बैठे हैं, उनके मोबाइल की रेडिएशंस आप सबको, आपके सबके सेल्स को डैमेज कर रही है, दिमाग के सेल्स को। और आपको हाथ में पकड़ा दिया वो मोबाइल, और टैबलेट भी पकड़ा रहे हैं, और कह रहे हैं पढ़ाई इंटरनेट से होगी। और वाईफाई तो आपकी स्पिनियल ग्लैंड को कितना खत्म करता है आपको पता भी नहीं है। और हम लोग हॉटस्पॉट चालू करो, 4GB चलाओ, 5GB चलाओ, हमको मालूम ही नहीं है। इतनी सारी बातें हैं जो आपके मां बाप को बतानी है हमने, कि कितनी चीजें हैं। उठाकर देखना, नमकीन का पैकेट खाते हो ना सारे, जितना चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, आज ये रिसर्च करना, सारे इंटरनेट यूज करने वाले बच्चे जाकर के ये रिसर्च करो। मोबाइल की रेडिएशन की रिसर्च आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 2010 में 2G स्पेक्ट्रम था,
2G के बाद में कोई रिसर्च पूरी दुनिया में नहीं हुई है कि 3G का मानव दिमाग के ऊपर क्या असर है, मानव शरीर के ऊपर क्या असर है, 4G का क्या, 5G का क्या। रिसर्च है, ओपन में नहीं है। उनको मालूम है कि ये मोबाइल की रेडिएशंस हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज करती रहती है, इसीलिए हम लड़ने लायक नहीं बचे। इसीलिए हम सच की साथ सच की लड़ाई नहीं लड़ पाते, हम सच ही नहीं बोल पाते। हमारे सामने सच बोलने में अगर कोई आ जाए तो हमको लगता है कि क्या करें, मजबूरी है, सरकार बहुत ताकतवर है, क्या करें, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इंजेक्शन लगवा लो, पर राशन नहीं मिलेगा तो इंजेक्शन लगवा लो। मतलब हम लड़ नहीं सकते हैं, हम आपस में अल्टरनेट रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं। बैंक में मैनेजर ने कह दिया कैश नहीं है तो कह देंगे ठीक है। एक एक चीज का पूरा ब्यौरा हम लोग कंप्लीट देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस बात के लिए मैंने इस बात शुरू की, वो ये है, एक बार जाकर अपने घर में खाने की जो आइटम पैकेट में बंद होकर आती है उसके पीछे पलट कर देखना। उस पर लिखा होता है कि इस खाने के पैकेट में क्या क्या आइटम हमने डाली हैं। जैसे ब्रेड खाते हो तो ब्रेड के पीछे क्या लिखा है एक बार चेक करना। उसमें आइटम जो लिखी होती है वो कोड में लिखी होती है। पहले सर्च करो गूगल पे वो कोड का मतलब क्या। और बल्कि मैं कहूँगा गूगल को कभी यूज मत करो। गूगल असल में उनका एक रिसर्च इंजन है, उनका सर्च इंजन है जो आपके ब्रेन और आपके थॉट प्रोसेस को पढ़ने का काम करता है। जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है और आपके टैबलेट का और कंप्यूटर का, जो आपका लैपटॉप का जो फ्रंट कैमरा है, वो 24 घंटे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर रहा है। जब आप टाइप कर रहे हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, जब आप फोन यूज कर रहे हो तो आपके चेहरे के भाव कैसे हैं, वो 24 घंटे उसको रीड करता है। तो उनके ऊपर तो लगा दो सफेद टेप फ्रंट कैमरे पे, तो अगर आपको बचना है इस सिस्टम से। और दूसरे नंबर पे जब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो तो टेप लगा दो। कैमरा यूज करना है, टेप हटा लो, ठीक है ना। सेल्फी लेनी है, हटा लो, क्या दिक्कत है, फिर सेल्फी लेके फिर लगा दो टेप। 24 घंटे ऑन मत रहने दो उसको। दूसरा, सर्च इंजन गूगल नहीं यूज करना डक डक गो, डक बत्तख वाला, डक डक गो, उसको सर्च करो। उसके ऊपर ढूंढो उस आर्टिकल का नाम क्या है, जो आर्टिकल 101 या 1110 जो भी लिखा हुआ है, उस आर्टिकल का नाम ढूंढो। फिर उस आर्टिकल के लिए सर्च करो उस आर्टिकल को खाने के साइड इफेक्ट क्या हैं, तो आपको पता चलेगा जो उसमें साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। अगर वो आइटम आप लंबे समय से खा रहे हो तो आप में वो लक्षण आने स्टार्ट हो चुके हैं। इतना तो कर ही सकते हो ना, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी किताब उसमें लिखा हुआ है। वो आप नमकीन खाते हो, उस नमकीन के अंदर तेल देखो कौन सा यूज हो रहा है। एडिबल ऑयल लिखेंगे, मिलेंगे पाम ऑयल, राइस ब्रैन और कॉटन सीड ऑयल। पाम ऑयल से कैंसर हो रहा है, राइस ब्रैन हजम नहीं हो रहा है। आपका कॉटन सीड ऑयल, कॉटन तो इस एरिया में बहुत होती है, कपास से निकलता है ना बिनोले का तेल। कॉटन सीड ऑयल का मतलब है बिनोले का तेल, कॉटन सीड बिनोले को बोलते हैं। बिनोले का तेल कपास से मिलता है। कपास जो है वो बीटी कॉटन है। बीटी पता है ना, बीटी, बीटी सर्च करना, बीटी, बीटी कीड़े का नाम है। उस कीड़े का जीन उसमें डाला गया है उस कपास के अंदर, ताकि उस तेल को जो भी डंगर खाएगा, आपकी भैंस उस बिनोले को खाएगी या खड़ खाएगी या आप खाओगे। तो ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था जो भी जीव जंतु इस बीटी कॉटन के बने हुए तेल को खा रहा है या जो भी उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खा रहा है, वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा होगी। वो बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए आपके आसपास आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं रोज। ये अगली जनरेशन्स का बीज कैसे समाप्त होगा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम तय करती हैं और वो हम लोगों की बनाई हुई नहीं है। अब इस बात को आपके माँ बाप को कौन समझाएगा जब तक वो माँ बाप बैठकर बात नहीं करेंगे। और जो बात मैं आपको, ये तो बीच में निकल के आ गई मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में अगर पकड़ा हुआ है आपने तो आपका सर्वनाश कर रहा है, रोज आपको खा रहा है वो। जितनी सेकंड भी आपकी जेब में रहेगा, जितनी सेकंड वो आपके हाथ में रहेगा, जितने सेकंड वो आपसे 6 फुट दूरी पे रहेगा। वो कह रहे थे ना 6 फुट दूरी है जरूरी, वो मोबाइल से दूरी है जरूरी। 6 फुट दूर चार्जिंग पे लगाना है तो कम से कम डबल बेड से 6 फुट दूर होना चाहिए। जहां आप सोते हो वहां फोन नहीं रखना है, सोते हुए फोन अपने आसपास बिल्कुल नहीं रखना है, दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगाकर सोना है।
ये आपको अपने नियम बनाने हैं यदि आप आने वाले वक्त में इन चीज़ों से बच के सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हो तो। तीसरी चीज़ जिसके लिए मैंने यहाँ बातचीत शुरू की थी वो ये है बच्चों, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, इस एजुकेशन सिस्टम में जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए। आप पेपर दो, हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर महीने, हर हफ्ते टेस्ट देते रहो। टेस्ट के बाद रिजल्ट आता रहे, एक फर्स्ट आता रहे, बाकी सबको सुनाते रहें माँ बाप और पीटीएम में कि जी अगली बार और मेहनत करो, अगली बार और मेहनत करो, जितनी मर्जी मेहनत करो, फर्स्ट एक ही आएगा, कन्फर्म है ये मेहनत करते रहो। और वो मेहनत करके फिर लास्ट में, आखिर में एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, कॉलेज की तैयारी करो, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करो। एग्ज़ाम की तैयारी के बाद फिर तुम तैयारियां करते करते 30-30, 35-35 साल के हो जाओ और फिर आखिर में आपको कभी कोई नौकरी मिले तो चपड़ासी की मिले, पियून की मिले, या फिर किसी 4th ग्रेड की मिले, या कुछ ऐसी मिले। टीचर्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, आपको अफसरों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। हर साल अफसर्स इतने नहीं चाहिए होते हैं हमको। ज़्यादा लोग तो वही चाहिए होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा एजुकेशन का लेवल बहुत ऊंचा नहीं होता है। बड़ी बात यह है, एक रिसर्च और करनी है पढ़ने वाले बच्चों को, हमारे टीचर्स को और जितने माँ बाप सुन रहे हैं उनको, कि आज तक ज़िंदगी में आपने जितनी भर्तियाँ देखी हैं उन भर्तियों में कितनी भर्ती हुई है और कितने बच्चों ने फॉर्म भरे थे। अगर उसका प्रतिशत निकालोगे तो आज के दौर में जो प्रतिशत मिलेगा, पास का जो प्रतिशत मिलेगा, वो मिलेगा 0.01% से भी कम। 0.1% से कम बच्चा पास होता है किसी भी एग्जाम में। यानी फेल होने की गारंटी कितनी है? 99.9% से ज्यादा बच्चे फेल ही होंगे, कंफर्म है इस एजुकेशन सिस्टम में। एक दूसरा सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम, जिसके लिए मैं आपके बीच खड़ा हूं, वो ये है, आपके माँ बाप की मदद से, आपके विद्यालय की मदद से हम आपके लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा करें कि आपके स्कूल में ही आपकी रेगुलर पढ़ाई के साथ आपका टैलेंट भी विकसित किया जाए, आपके टैलेंट को तैयार किया जाए, जो आपके अंदर असली टैलेंट है उसको निखारा जाए, और उस टैलेंट से आपको अपना घर कैसे चलाना है, अपना जीवन कैसे चलाना है, वो आपको स्कूल में ही सिखा दिया जाए। तो आप में से कोई बेरोजगार बचेगा? आप सबको काम करना आएगा ना, आपको काम करना है और उस काम में आपको मजा आ रहा है, फिर क्या फर्क पड़ता है पैसा कम मिले कि ज्यादा मिले? आपको अच्छा लग रहा है ना। आप ज्यादा बड़ी, आप बताओ, 5 करोड़ की गाड़ी में बीमार होकर रहना चाहते हो या साइकिल पर स्वस्थ रहना चाहते हो? सीधी सी बात है, कोई भी आदमी बीमार रहकर, उदास रहकर, दुखी रहकर, परिवार तोड़कर, नशे में रहकर, सामाजिक दूरी बनाकर अपराध की दुनिया में नहीं जीना चाहता। उसके पास कितना ही पैसा हो, वो सुख शांति और प्रेम से जीना चाहता। पैसा थोड़ा कम भी चलेगा, पर उसे जिंदगी जीने में आनंद आना चाहिए। और जिंदगी जीने के आनंद का एक ही सूत्र है कि जो कर रहे हो वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसको मन से कर रहे हो कि नहीं, दिल से कर रहे हो कि नहीं। इसीलिए मैं जब अपने बच्चे को ये बोलता हूं कि बेटा पढ़ने सिर्फ तब बैठना जब पढ़ने को मन कर रहा है, और तब तक मत उठना जब तक पढ़ने का जी कर रहा है। इसीलिए उसको ये बात समझ में आ गई, जब उसको मन करता है तब वो पढ़ लेता है, और वो तब इतना पढ़ लेता है कि मैं आपको बताता हूं, 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में कौन सी क्लास में होते हैं हम? दूसरी क्लास में होते हैं। जब वो दूसरी क्लास में था तो उसने 10th क्लास का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कर दिया था खत्म। जो मेरा बेटा है ना, आप ढूंढना, जाकर के सर्च करोगे वंडर किड ऑफ इंडिया, यशस्वी बल्हारा, आपको मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चों के ऊपर हमने काम किया और हमने दिखाया नंबर लेना, पढ़ाई करना बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। मैं किसी दिन आपके लिए स्पेशल आऊंगा और आपको बता के जाऊंगा कि जितनी देर आप पढ़ते हो, मान लो 2 घंटे पढ़ते हो ना घर जाकर, आप जितना काम 2 घंटे में करते हो, अगर आपने मेरा सिस्टम समझ लिया कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, तो वही काम जो 2 घंटे में कर रहे हो आधे घंटे का भी नहीं है, आधे घंटे का भी नहीं है,
सब काम उतनी मेहनत में तो आप पता नहीं क्या कर लोगे। वो टाइम आप अपना बचा सकते हो। तो आप चाहते हो ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं चाहते हो? इसके लिए हमने एक प्लान किया है, एक योजना बनाई है। पूरे भारतवर्ष से सब जगह जहां जहां हमारी बात पहुंची है, जहां जहां हम लोगों तक समझा पाए हैं, हमने उन लोगों को इनवाइट किया है दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 24 नवंबर को। कौन सी तारीख को? आज कितनी तारीख है? 16 कल 17 है, कल संडे है। कल वाले से अगला संडे, अगला जो संडे है, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप लोग अपने पेरेंट्स को ये बोलिए कि मम्मी पापा दोनों के दोनों प्लान बनाओ दिल्ली जाने का, इकट्ठे होकर जाओ। और अगर स्कूल ऐसा इंतजाम कर सके कि आपके पास तो बसेस भी हैं, कोई झगड़ा ही नहीं है, आप उनको लेकर के अगर जा सकते हैं, तो हम एक पूरी वेव वहां से पूरे हरियाणा को देना चाहते हैं कि भाई हमको बच्चों के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। जो विद्यालय इस मिशन पर सोचना स्टार्ट कर देगा, लोग उसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। जो विद्यालय इस पर काम नहीं करेगा, आने वाले वक्त में इस रट्टे वाली पढ़ाई का कोई भविष्य नहीं है, ये तय है। आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम चालू करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम इस मिशन को पूरा बड़ा आंदोलन बनाने जा रहे हैं आने वाले वक्त में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टीचर्स, क्योंकि आप देख रहे हैं आप टीचर्स हैं, लेकिन आपके पास भी अपने बच्चों को संभालने का कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है। आपके बच्चे भी मोबाइल पर उसी तरह से चिपके हुए हैं, आपके बच्चे भी खाने पीने की आइटम वैसे ही खाते हैं, आपका बच्चा भी उसी एजुकेशन सिस्टम में फंसा हुआ है, आप भी उसी अंधी दौड़ में हैं, मैं भी उसी अंधी दौड़ में हैं, हम सब गांव वाले, देश वाले सब इसी में लगे पड़े हैं। इतना तय है, सरकार इसको ठीक नहीं करने वाली, उद्योगपति इसको ठीक नहीं करेंगे, बिजनेसमैन इसको ठीक नहीं करेंगे, बाजार इसको ठीक नहीं करेगा। इसको ठीक करेगा तो समाज कर सकता है, केवल हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं। तो एज अ सोसाइटी हम लोगों को यदि लगता है कि इस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो कम से कम वो लोग जहां आपके बच्चे रहते हैं, जैसे आपका बच्चा अगर किसी आया के साथ रहता है, दादा दादी के साथ रहता है या पड़ोसी के साथ रहता है, उनको, आपका बच्चा रिश्तेदारी में घूमने जाता है तो मामा के यहाँ जाता है, बहन के यहाँ जाता है, भाई के यहाँ जाता है, जहां भी जाता है उनको, और आपका बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उनके बेस्ट फ्रेंड के पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स को तो अवश्य वहां लेकर आओ। क्योंकि कई बार आपका बच्चा जो खा रहा है वो इसलिए खा रहा है कि उसके दोस्त खा रहे थे, कई बार वो इसलिए गेम खेल रहा है कि उसके दोस्त खेल रहे थे, कई बार इसलिए वीडियो पे लगा है, कोई सीरियल देखने में लगा है क्योंकि उसके दोस्त लगे हुए थे। सोसाइटी को देख करके वो लोग सीख रहे हैं। तो यदि आपको अपना बच्चा समझाना है तो गड़बड़ क्या हो रही है? आप सब कहते हो कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है और बात मानता ही नहीं है क्योंकि उसके सारे दोस्त ऐसे हैं, क्योंकि हम गलत तरीके से समझा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं कि भाई जिस बच्चे को समझाना चाहते हो उसके साथ वालों को समझाओ तो ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। क्लास में जिस बच्चे को डंडे लगते हैं ना, उसको इतना दर्द नहीं होता, जो नीचे बैठे होते हैं वो कहाँ परे होते हैं कि अगला नंबर हमारा आएगा, डर डर वो ज़्यादा, साइड वाले को ज़्यादा समझ में आता है, उसके साथ नहीं हो, भीतर ही होती है। तो अब आपने जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया ना, आपको अपने जीवन में क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है अगर वो चेक करनी हो तो किसी को भी अपने दोस्त को बुलाओ, अपना हाथ ऐसे करो और वो ऐसे अपना हाथ ऐसे करो, उसको बोलो दड़ा दबा के देख, और वो जो आइटम है ना दूसरे वाली आइटम वो हाथ में पकड़ लो। तुलसी का पत्ता है, पकड़ोगे आपके हाथ में जान और ज़्यादा आ जाएगी। चाय पत्ती अगर इसमें रख लोगे आपकी जान फिर निकल जाएगी। कोई पेड़ का पत्ता है, हाथ में पकड़ के करो, अगर आपकी ऊर्जा नीचे जा रही है तो वो आपके घर को और आपके समाज के लिए खतरनाक पेड़ है। अगर आपकी ऊर्जा बढ़ रही है तो वो आपके लिए अच्छा है। वहीं एकदम से टेस्टिंग, एक का शरीर एकदम बता देगा ये चीज़ आपके लिए अच्छी है कि नहीं है। जूते पहनकर यही चीज़ करोगे, आपकी ऊर्जा जितनी है, जूते निकाल दो, जमीन के साथ सीधा पैर, नंगे पैर खड़े हो जाओ, ऊर्जा बढ़ जाएगी।
आप चेक कर लो ना, प्लास्टिक के आइटम पहन के रखोगे ऊर्जा घट जाएगी। असली कॉटन जो कपड़े पहनोगे, जो रियल कपड़े हैं, मतलब किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह की चीजें खाते हो, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो, किन पेड़ों का किन पौधों का खाना खाते हो। जो गेहूं आपके पास है उस गेहूं का उठा करके हाथ में और चेक करो अपनी ऊर्जा, उसमें अगर केमिकल मिला होगा तो ऊर्जा घट जाएगी, अगर वो ऑर्गेनिक होगा, प्योर होगा, ऊर्जा बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। आपका शरीर एकदम एक इलेक्ट्रिकल, आपको मालूम है आपकी बॉडी इलेक्ट्रिकल भी है, मैग्नेटिक भी है। लंबा विषय है, बहुत वो है, मैंने इसके ऊपर बड़ी लंबी रिसर्च की है। आपका दिमाग बहुत बढ़िया रिसीवर है, आपका शरीर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये किसी भी चीज़ को टच करके बता देगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है कि गलत है। वो इवन आपके उस एनवायरनमेंट में जाकर भी उस ऊर्जा को भी पकड़ सकता है। हमको उस ऊर्जा पर काम करना है जो आपके अंदर पड़ी है, बेशुमार है, बेशकीमती है और गजब है और अद्भुत है। इस ऊर्जा को इस खामखाई के सिलेबस पे वेस्ट नहीं करना है। ये सिलेबस, जितना सिलेबस आप 12वीं तक पढ़ते हो ना, 10वीं तक जो सिलेबस पढ़ते हो, मात्र 6 महीने का सिलेबस है ये, ज़्यादा से ज़्यादा। आपको पढ़ना आना चाहिए, टीचर्स को पढ़ाना आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ऐसे समझ में आता है, कुछ नहीं है ये। इसके ऊपर इतनी जिंदगी का इतना कीमती समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है इस सिलेबस के ऊपर। ये तो वैसे हो जाएगा खेल खेल में। असली चीज जो आपको सीखनी है वो जीवन जीने की स्किल्स हैं। उस स्किल के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। तो 24 नवंबर को आना चाहिए कि नहीं? बोलोगे घर पे जा करके? धक्का कर लियो, नको जाना पड़ेगा जी। हमारे स्कूल वालों से मिलो जाके, अगर स्कूल वाले तैयार होते हैं तो आप इनवाइटेड हैं वहाँ। उस पूरी की पूरी एक ऊर्जावान लोग वहाँ मिलेंगे पूरे भारत से, और इस मुहिम को हम आगे लेकर के जाएंगे आप सबकी मदद से, ऐसा मेरा अनुमान है। विद्यालय प्रबंधन ने, सभी टीचर्स ने मुझे यहाँ आपसे रूबरू होने का मौका दिया, और इस मिशन में आपका क्या कहना है इस पर तो आप ही बताएंगे। बाकी मेरी तरफ से आप निमंत्रित हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी आएंगे तो इसके ऊपर लंबी चर्चा किसी और विषय पर करेंगे। तब तक के लिए, अभी के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।